बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, प्रोफेशनल होना हर काम में बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि हम जैसे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, तब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। बट व्हाट आई थिंक कि आपको हर काम में, चाहे आप अपने घर के कोई काम करें, उसमें भी आपका प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने किसी काम में, किसी नाश्ता बनाने में, किसी घर की सफाई में, घर को ऑर्गेनाइज रखने में अगर प्रोफेशनल नहीं है, तो फिर वो घर बिखर के रह जाता है। ये मैं औरत की बात कर रही हूँ, अभी मैंने भाई कोई मर्द की बात नहीं की। तो औरत का भी घरदारी में प्रोफेशनल होना ज़रूरी होता है, वरना बहुत से घर आपने देखे हैं, आप हसीन आलिशान घर होते हैं, किसी के घर मिलने के लिए चले जाएं, ठीक है, मियाँ ने बड़ा पैसा आलिशान लगा के तो घर बनाया होता है, ठीक है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तैयार की होती हैं, कि दो दो तीन तीन मंजिला जो है वो घर बनाया है, और उधर जब आप जाएँ तो अंदर प्याज की, लहसुन की, अदरक की बदबू जो है ना, वो जैसी मेहमान एंटर होता है तो उसको आना शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज घरदारी ठीक नहीं होती, उधर घर गृहस्थी सही नहीं होती, उधर प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। तकिए कहीं पड़े हुए हैं, टीवी के ऊपर टावल फैले हुए हैं, ठीक है, और दरवाज़ों की जो है वो सफाई अच्छी तरीके से नहीं हुई है। जैसी दरवाज़ा आप खोलो तो बाहर जाले दरवाज़ों पे शुरू हो गए। तो ये सब जो गंदगियाँ हैं, और जो कार पार्क है उधर झाड़ू पड़ी हुई है, जैसी मेहमान एंटर हो रहा है वाइपर पड़ा हुआ है, तो पाइप पड़े हुए हैं माली वाले, पानी डालने वाले, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि जब माली पानी डाल के चला गया तो पाइप जो है किस जगह तरीके से रखा जाएगा, झाड़ू कहाँ पे रखी जाएगी, मॉप किधर रखना है। ये नहीं कि आप बाल्टी शाल्टी अपने कार पार्क में सजा के रख दें तो मेहमान एंटर हो तो आते के साथ ही देखें अच्छा इतना खूबसूरत घर, तो ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाती है कि आप अपने घर को किस तरीके से रखते हैं, सामने वाले को कैसे दिखाते हैं, और आप कितनी प्रोफेशनल हैं। अब हम बात करते हैं हमारे भाई हज़रात की जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं और किसी इदारे का हिस्सा होते हैं, और वहाँ पर भी उनका प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ कहूँगी कि जैसे सबसे पहले पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। आपका टाइम पे रात को जब आप सोएंगे तो फिर सुबह उठेंगे। अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पंक्चुअल होने के लिए ये नहीं है कि आपने सुबह घंटे पहले आप उठ गए, ठीक है, रात भले आप 3 बजे सोएं और जाकर आपने अपना जो है ना वहाँ पर काम शुरू कर देना है टाइम पे पहुँच के। नहीं, अगर आपने रात को नींद पूरी नहीं की, आप टाइम पे नहीं सोए, अपने सारी फ़िक्रें बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले अगर आपने अपनी दरगुजर नहीं की, दूर नहीं की अपने ऊपर से, तो फिर आप कल के दिन के लिए तैयार नहीं हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए रात को आपको अपनी टेंशनों को रिलीव करना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, तभी आप सुबह अगर टाइम पे उठते हैं और जाते हैं तो वहाँ पे अटेंशन होंगे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम पीछे छोड़ देते हैं, और बस हम अपनी नौकरी के पीछे लगे होते हैं कि नहीं हमारी नौकरी लग गई, हमें काम करना है, मगर वहाँ पर आप अपना 100% दे भी पा रहे हैं या नहीं। इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने बड़े स्पेशल मेहमान हैं जिनको यहाँ पर मधु किया है, क्योंकि उनके पास 150 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, और सुबह शाम उनकी इसी चीज़ की प्रैक्टिस भी है। एंड ही इज़ वेरी यंग, टैलेंटेड, उसके बावजूद जो है बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। यासिर उमर मेरे साथ हैं, CEO टॉप स्पॉट के, और आज हम इनसे बात करेंगे प्रोफेशनलिज्म इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं, और आपको भी टिप देंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं यासिर उमर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आई नो यू आर वेरी बिजी, बट आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपनी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, थैंक यू फॉर दैट। तो बताइए सर, प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है देखने वालों को? बेसिकली प्रोफेशनलिज्म की जहाँ बात होती है तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रोफेशनलिज्म किस क्राइटेरिया में फॉल करता है। यहाँ पे इसकी एक आसान जो डेफिनेशन है वो ये मैं बताऊँगा कि प्रोफेशनलिज्म बेसिकली रेफर्स टू conduct, behavior and your attitude within a professional setting। अब इसमें क्या आता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ क्राइटेरियाज ऐसे आते हैं कि एज एन एम्प्लॉय आपका प्रोफेशनलिज्म आता है टू योर कंपनी, और एज एन एम्प्लॉय आपका प्रोफेशनलिज्म आता है टू योर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से जो कंपनी की साइड पे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रोफेशनलिज्म का क्राइटेरिया आता है, इट बेसिकली डिफाइंस कि आपका क्राइटेरिया टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़ कैसा है प्रोफेशनलिज्म में, और दूसरा आपके क्लाइंट्स की तरफ आपका क्राइटेरिया क्या है प्रोफेशनलिज्म का। तो प्रोफेशनलिज्म के अंदर बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं जिसको डेली बेसिस पे हम वॉच आउट भी करते हैं, देखते भी आते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं आपके बिहेवियर्स,
आते हैं जिसमें एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बिहेवियर आता है, फिर एम्प्लॉय टू द कंपनी बिहेवियर आता है। इसी तरीके से कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिसके अंदर आपका कंपनी टू एम्प्लॉय जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके का होता है, या प्रोफेशनल तरीके से किस तरह आप लोगों को जज किया जाता है, या एम्प्लॉयज़ को कैसे जज किया जाता है। तो ये बेसिकली प्रोफेशनलिज्म को सही डिफ़ाइन करता है। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोफेशनलिज्म क्यों ज़रूरी होता है? व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट? देखिए, अगर जहाँ तक बात एक कंपनी से रिलेटेड करते हैं हम, तो अगर किसी कंपनी के अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो आई थिंक कि वो कंपनी बेसिकली स्टेबल ही नहीं हो पाती। अब उस स्टेबिलिटी के अंदर कंपनी को एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए और एम्प्लॉयज़ को कंपनी का प्रोफेशनलिज्म चाहिए कि वो थ्रू आउट द टेन्योर किस तरीके से चलते हैं, कंपनी एम्प्लॉय के साथ कैसे चलती है और एम्प्लॉय कंपनी के साथ कैसे चलती है। अब फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम रनिंग अ कंपनी, तो उसके अंदर मुझे पता है कि मेरे पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोफेशनलिज्म की कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कैटेगरीज़ के बारे में बताता हूँ तो प्रोफेशनलिज्म में आपका सबसे पहले बिहेवियर आ जाता है, फिर एटीट्यूड आ जाता है, फिर आपका एक लुक एंड फील आ जाती है, ये भी प्रोफेशनलिज्म के अंदर आती है। फिर आपके स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आ जाते हैं कि आप दूसरों के साथ बात किस तरीके से कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ, ऑन द फ्लोर है अगर आप, तो आप अपने मैनेजर से या आप अपनी से हायर पोजीशंस के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं, या आपकी अगर कोई टीम मीटिंग्स हैं तो उसमें आप बैठ के डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि एथिकल बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करना, ये प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा एक अच्छा एक्टिव यासर, कुछ जगह पे ऐसे होता है कि कोई ऐसे भी इदारे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है कंपनी, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बड़े रूल्स और बड़े ज़्यादा सख्त बिहेवियर्स रखती हैं, और कुछ बहुत कैजुअल हो जाती हैं, अपने स्टाफ के साथ बहुत नॉर्मली बिहेव करती हैं, कैजुअल बिहेव करती हैं। तो क्या सही रहता है दोनों में से? एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैं टॉप स्पोर्ट जो है सिंस आई एम ऑपरेटिंग इट सिंस 2007, और राइट नाउ मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब के लिए मेरी ओपन डोर पॉलिसी है कि कभी भी किसी भी वक्त मी एज एन COO अगर मैं एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ और अगर मुझे नीचे के स्टाफ का नहीं पता कि वो क्या कर रहा है या वो मेरे तक नहीं पहुँच पा रहा, तो आई थिंक कि वो कंपनी स्टेबल कभी नहीं होती। मैंने आज तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं या जो मेरे साथ चलते आ रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे साथ कंपनी के अंदर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 12-12 साल से हमारे साथ हैं। वो क्यों हैं? मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो उसे एज ए कंपनी कंसिडर ना करें, उसको एज ए फैमिली कंसिडर करें। एम्प्लॉयज़ हैं, डेफिनेटली सी बात है, वो घर से काम करने आते हैं, उनको पे किया जाता है, वो भी अपनी मेहनत करके आते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब तक आप एज एन फैमिली उनको कंसिडर नहीं करते तब तक आपके लिए कंपनी चलाना जो है ना बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। हाँ, जहाँ पे बात आती है स्ट्रिक्ट रूल्स करने की तो वहाँ पे क्लैशेस भी बहुत आते हैं, बैकफायर्स भी बहुत होती हैं चीज़ें, लेकिन आई थिंक कि फैमिली ओरिएंटेड कंपनी होनी चाहिए तो इट्स बेटर कि जहाँ पे आप डिस्कशन। यस, ओके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोफेशनलिज्म्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी मोरल है उस पर क्या असर पड़ता है, कैसा होता है? प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली जो आपका ओवरऑल मोरल है या आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है प्रोफेशनलिज्म का ही पड़ता है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो सबसे प्रायोरिटी के अंदर आता है आपका डिसिप्लिन आता है, फिर दूसरी चीज़ है आपकी टाइमिंग्स आती हैं। इफ़ यू आर मीटिंग योर डेडलाइंस, तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रोफेशनलिज्म है। अगर आपका एक डेडलाइन है कि आपने सुबह 10 o'clock पे एक प्रोजेक्ट देना है और आप सुबह ऑफिस ही 10 o'clock के ऊपर आ रहे हैं, तो दिस इज़ बेसिकली नॉट एन प्रोफेशनलिज्म। इसी तरीके से अगर आप फर्दर जाते जाते हैं तो आपके मैनेजर्स हैं, टीम लीड्स भी हैं, ऑपरेशंस के हेड्स भी होते हैं आपके, तो प्रोफेशनल तरीके से बाकियों को हैंडल करना कि आपकी एक डिस्कशन को और एक डिसीजन मेकिंग करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, अगर कंपनी में सपोज कुछ नॉन प्रोफेशनल हैं स्टाफ में लोग, देन क्या करना चाहिए? उनको निकाल दें या फिर कोई नई ट्रेनिंग होनी चाहिए नहीं, या न्यू हायरिंग होनी चाहिए? नहीं, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरी कंपनी के अंदर अगर कोई बंदा अगर अनप्रोफेशनल है तो हम उसको सबसे पहले मैनेजर के थ्रू एक ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ठीक है। उस ट्रेनिंग के अंदर उसको बताया जाता है कि आप जो हैं यहाँ पे लैग कर रहे हैं, यहाँ पे आपका बिहेवियर गलत हुआ है, यहाँ पे आपका एटीट्यूड गलत हुआ है। अब वो एटीट्यूड या बिहेवियर टुवर्ड्स द कंपनी हो या टुवर्ड्स टू एनी अदर एम्प्लॉय हो, ये मैटर करता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म जहाँ पे है तो आपको ट्रेन करना चाहिए।
हाँ, अगर उसके बाद भी अगर कोई नहीं अंडरस्टैंड करता तो आई थिंक वी शुड गिव देम द सेकंड चांस। चांसेस देने चाहिए, कभी कभार होता है कि चांसेस अच्छे भी होते हैं, और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि कईयों को हमने ऐसे ऐसे चांसेस दिए हैं जो कि बाद में आके हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हुए हैं। अच्छा यासिर, पूरी कंपनी में ना कोई एक बॉस का बहुत चहीता भी होता है, बड़ा फेवरेट होता है, वो किसी भी लिहाज से हो जाता है, या तो दूसरों की कोई बात बताना, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देना, या कुछ अपने कामों को एक्स्ट्रा करके दिखाना कि ये मैंने किया है, चाहे भले किसी की एफर्ट हो आगे से, मगर वो बॉस के रूम तक एक लेकर जाना, रसाई क्योंकि उसकी होती है, तो वो कनेक्शन होते हैं, तो कोई ना कोई फेवरेट होता है। तो मुझे उसमें बताइए कि पीछे जो प्रोफेशनल्स कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सही एफर्ट कर रहे हैं और सही मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी आगे रसाई नहीं होती, उनकी पहुंच नहीं होती बॉस तक, और ना ही उनके काम का पता चल पाता है कि दे आर डूइंग सो वेल, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहली तो बात यह है कि जब आप एक कंपनी रन कर रहे होते हैं तो आपके पास एक इतना एक्सपीरियंस होता है कि यू कैन जज द पर्सन कि वो आपके साथ मोनोपोली कर रहा है, या आपकी जस्ट ये जिस तरह आपने बात की है कि आपके साथ चलना चाह रहा है, या आपकी एक्सेस लेना चाह रहा है। तो इट मैटर्स कि आप किस तरीके से जज करते हैं बंदे को, किस तरीके से नहीं करते। लेकिन मेरे नज़दीक जब आपकी एक ओपन डोर पॉलिसी होती है ना, तो अभी जिस तरह आपने बात की कि एक फैमिली ओरिएंटेड कंपनी होनी चाहिए, तो जहाँ पे आपकी ओपन डोर पॉलिसी है तो मेरे ख्याल से आपके पास हर एम्प्लॉय की एक्सेस होती है। मेरी कंपनी के अंदर मेरे ओपन डोर पॉलिसी है तो मेरे पास हर किसी की एक्सेस है। हाँ, अगर कोई फेवरेट बनना चाहता है या उस तरीके से चलता है तो ये मेरी सोच है कि मैं उसको किस तरीके से टैकल करूं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। फेवरेट सारे हैं। अब मेरे पास अगर कोई 12 साल से काम कर रहा है और कल एक 2 साल का पुराना लोग है जो आया है, वो मुझे फेवरेट लगना शुरू हो जाए, तो आई थिंक जो 12 साल से काम कर रहा है ये उसके साथ ज़्यादती है। डेफिनेटली सी बात है, उसने 12 ईयर्स दिए हैं आपकी कंपनी को, एक वर्थ होती है, एक टाइम आपकी लाइफ का दिया है उसने, तो आई थिंक कि इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह, अगर इस तरह का कोई मैटर होता भी है तो उसे बड़े एक ऑथेंटिक वे में वही बात आ जाएगी, प्रोफेशनलिज्म को लेते हुए उसको हैंडल करना चाहिए। ऑलराइट, हम एक ब्रेक लेंगे यासिर, उसके बाद दुआ ज्वाइन करेंगे, मजीद आपसे सवाल करेंगे प्रोफेशनलिज्म को लेके। आप कॉल्स भी कर सकते हैं अगर आप कहीं परेशान हैं, किसी इदारे में फंसे हुए हैं और आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, हमें कनेक्ट कीजिए। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हमारे साथ यासिर मौजूद हैं और यासिर से हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म के ऊपर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं किसी इदारे में, मगर उनको उनकी इस ऑनेस्टी का, प्रोफेशनलिज्म का सिला नहीं मिल रहा, तो ऐसे में वो क्या एक्सपेक्ट करें इदारे से? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि बीइंग एज ए प्रोफेशनल अगर आप किसी कंपनी को अपना टाइम दे रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि कंपनी को उसको रिकमेंड करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कंपनी की फॉल्ट है। यस। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी की फॉल्ट इसलिए है क्योंकि कंपनी कई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एम्प्लॉयज़ मेरे साथ बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं, अब वो आपको अपना फुल 100% दे रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, सबको आपके साथ लॉयल होकर चल रहे हैं, तो आई थिंक कि उनको साथ लेके चलना, उनको एक्सेप्टेंस करना उनकी, कि किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर उनको डेली बेसिस पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी डिस्कशंस करना उनके साथ, मगर सर उनके मैटर्स को सॉर्ट आउट करना। उनकी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाती, दरमियान में बीच में जो लोग हैं, जो हेड्स हैं, वो आवाज़ ऊपर तक पहुंचने नहीं देते। कुछ ज़्यादातर मसले यही आते हैं इदारों में, तो उस वक्त फिर क्या करे बंदा? जी, ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल आते हैं, और मेरी कंपनी के अंदर जब मेरे पास एम्प्लॉयज़ अराउंड 50 के राउंड अबाउट थे तब ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस नहीं हुई, बट आफ्टर दैट जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ते गए तो मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस होने शुरू हो गई थी। यानी कि होता ये है कि अगर आपको कोई बात पता चल रही है जो कि डायरेक्ट आपको थ्रू मैनेजर पता चलनी चाहिए, वो किसी और के थ्रू पता चल रही है, तो डेफिनेटली सी बात है, बीइंग एज एन CEO और द ओनर ऑफ द कंपनी, एक टाइम के लिए तो माइंड उस साइड पर जाता है कि यार इसने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात, तो ये तो मेरा रॉयल बंदा यहाँ मेरे साथ इतना पुराना चल रहा है, यहाँ एक मैनेजर है। लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है कि प्रोफेशनलिज्म में मैं ये समझता हूँ कि किसी के एटीट्यूड पे, किसी के बिहेवियर पे आपको पिन पॉइंट करना सबसे बड़ा है। हर किसी के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मैं भी किसी को बुला के, चाहे मैं ऑनर हूँ, चाहे वो मेरे पास काम कर रहे हैं, चाहे मैं उनको पे कर रहा हूँ, लेकिन किसी को बुला के उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ प्ले करना, आई थिंक इट्स वर्स्ट आइडिया कि आप किसी के साथ इस तरह करें कि हाँ, मैंने इसका जो सलूशन निकाला उसमें यह था कि मैंने वीकली मीटिंग्स करना शुरू कर दी। उसमें यह था कि वीकली मैंने सब मैनेजर्स को बुलाना,
उनके साथ एक गपशप भी हो जाती थी, एक मीटिंग रूम के अंदर बैठ के हमने मीटिंग्स करना शुरू कर दी। फिर रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हमें शो हो रहा था कि मैनेजर्स के आपस के इंटरेक्शंस ख़राब हुए हैं थोड़े से, अच्छा, या ऑनर्स के ऐसे भी साथ होता ख़राब है? हुए हैं, ऐसा हुआ है। तो हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर हमने एक वीकली एक रिफ्रेशमेंट बजट कंपनी ने अलाउ कर दिया, सॉरी मंथली एम्प्लॉयज़ के लिए। अब उसमें ये है कि इफ़ वी हैव अराउंड 12 डिपार्टमेंट्स, तो हर डिपार्टमेंट को मंथली एक बजट अलाउ कर दिया गया है कि भाई ये बजट है आपका, इस बजट में आपने वीकेंड पे जाएं, खाना खाएं, एक गपशप करें आपस में, और गपशप की पिक्चर्स हमारे साथ पोस्ट करें, हमें दें, उसमें हम भी उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभार कभी मैं चले गया, कोई टीम मीटिंग्स के अंदर चले गया, उनके साथ बैठ जस्ट गए। लाइक अ गेट टुगेदर, तो फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट, Yes. फैमिली टाइप का, तो वो फ्रेंड्स वाला एक्चुअली में तो system फैमिली रहता ही है। आपकी क्रिएट हो किसी को रही भी है। कोई प्रॉब्लम है तो उधर भी डिस्कस कर सकता है। वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। दैट्स नाइस। हमारे रिसेंटली एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि हम कह सकते हैं कि तरह ऑफिस बॉयज़ पे आ गई कि आप ऑफिस बॉयज़ हैं, अगर वो आपस में लड़ पड़ते, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, तो उसका आसान हमने रिफ्रेशमेंट बड़े जब दिया, वो लोग गए, मिले, बैठे, रेजोल्यूशन पे वर्क हुआ, फिर आपकी चीज़ें सॉल्व हुई और एक बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला। वाह, अच्छा यासर, किसी भी इदारे में मैंने देखा है ग्रुपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे ये हम टीवी चैनल्स की बात करें, हम किसी सैलून की बात करें, किसी भी जगह पे कोई जॉब की बात कर लें, उस जगह पे ग्रुपिंग ज़रूर होती है। 3 की ग्रुप, 6 की ग्रुप, 12 की ग्रुप, 10 की ग्रुप, ये चल रही है। अब वो ये जो हेड्स होते हैं उनकी भी ये मोनोपली शुरू हो जाती है, ग्रुपिंग शुरू हो जाती हैं, अपनी मर्ज़ी के नीचे उन्होंने लोग रखे होते हैं, उनके फेवरेटिज्म चल रही होती है, ठीक है, और जो उनकी सुन रहा हो, जो उनकी आगे उनके बॉस तक अच्छी रख रहा हो, इज्जत रख रहा हो, वो उन्हीं के साथ अपनी ग्रुपिंग में रख। अब ऐसे में जो ये ग्रुपिंग वाला सिस्टम है ना, जो सही काम करने वाला बंदा है, जिसकी सही एफर्ट है, वो दिल से कुछ करने आया है, आगे बढ़ने आया है, वो बेचारा पीछे बैक ऑफ में एक कदम रख के अपने आप को वहाँ पे इंतज़ार में ही होता है कि यार मैंने इस पूरे ग्रुप से आगे कैसे बढ़ना है, मैं इस मोनोपली का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बनना चाहते। right. इस सिचुएशन में वो बंदा क्या करे, ये सोल्यूशन आपने बताया ये देखने वालों में, क्योंकि बहुत मसले ये सबसे ज़्यादा इदारों में देखे जाते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, देखिए आपकी एक नेचर है कि अगर आपको किसी एक अच्छी पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है, तो आपका माइंड जो है वो सबसे पहले आपको ये क्लिक करवाता है कि भाई आप इस पोजीशन पे बैठे हैं, तो आप किस वजह से बैठे हैं। अब उसके माइंड में ये आता है कि भाई शायद तो मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, यहाँ शायद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं उस पोजीशन के ऊपर बैठा हूँ। अब ये जो एक नेचर या एक पॉइंट जो आपके माइंड के अंदर क्रिएट हो जाता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ग्रुपिंग की तरफ आपको लेके जाना शुरू कर देता है कि भाई मैं अपने साथ प्रोफेशनल्स को ही लेके चलूँ, और उनकी ये ग्रुपिंग हो जाती है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि विद इन अ टीम ग्रुपिंग भी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है, ये इश्यूज़ आते हैं और ये हर कंपनी के अंदर आते हैं। मेरे पास इसका जो एक आसान जो एक सलूशन था, जो कि मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ कि ताकि ग्रुपिंग ना हो पाए या फिर इस तरह की आपस में मोनोपोली ना चल पाए, वो होती है एम्प्लॉयज़ की वैल्यूएशन करना। अब हमारे पास ये है कि हम मंथली एम्प्लॉयज़ की वैल्यूएशन करवाते हैं, जिसके अंदर हर टीम के, हर डिपार्टमेंट के, हर एम्प्लॉय की वैल्यूएशन हमारे पास आती है। अब मंथली अब उस वैल्यूएशन के अंदर कोई हमें ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हूँ, वो नहीं परफॉर्म कर रहा, या मैं इस तरह काम कर रहा हूँ, वो मुझे टॉर्च कर रहा है, या वो मेरे साथ बिहेवियर में इस तरह है। अब उस वैल्यूएशन के अंदर एटीट्यूड भी आता है, उस वैल्यूएशन के अंदर आपका बिहेवियर भी आता है, उस वैल्यूएशन के अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग भी आती है, उस वैल्यूएशन के में आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी आती हैं, वर्किंग स्किल्स भी आती हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं कि आप अपने सब ऑर्डिनेट के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। क्या कभी आपने फ्लोर के ऊपर किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात तो नहीं की, या आप किसी किस्म का जोक करते हैं फ्लोर के ऊपर, तो उसकी सेंसिटिविटी कैसी है जोक की, क्या अगला एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं। तो आई थिंक कि एवेल्यूएशन जो है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आप एवेल्यूएशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक एम्प्लॉय की बात है कि अगर कहीं पे इस तरह की चीज़ें हैं, तो आई थिंक कि अगर कोई ऐसी चीज़ें फेस कर रहा है तो ही और शी शुड टॉक टू देयर कंपनी, और बात करनी चाहिए, बैठ के चीज़ें डिस्कस करके सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फिर वो इदारा ही छोड़ देना चाहिए। फिर मुझे 15 साल हो गए हैं कंपनी चलाते हुए, तो आई थिंक कि मेरी कंपनी में आज तक इस तरह का इशू बना नहीं है। 1 या 2 बार हुआ है वो भी, लेकिन सॉर्ट आउट हो गया था मसला। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर, और एम्प्लॉयज़ पे भी डिपेंड करता है, और कंपनीज़ पे इसलिए डिपेंड करता है कंपनीज़ एवेल्यूएशन प्रॉपर्ली कर लें ताकि हर एम्प्लॉय को
हर कैटेगरी में उसको उसका मिले जो वो परफॉर्म कर रहा है वो। थैंक यू यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू डूइंग वेल और आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को गाइड किया विद द सॉल्यूशंस। तो आप भी अपनी जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप पीछे बैक हैंड में अपने स्किल्स को दिखा नहीं पा रहे एंड यू आर वेरी प्रोफेशनल और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं मगर उस इदारे में आपकी नहीं चल पा रही है और बहुत कुछ ग्रुपिंग है, देन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जो आप लिखे ना जब आप रिज़ाइन करें तो एक एप्लीकेशन ज़रूर जो है वो बॉस को लिखें कि उनको जाए और या फिर कार पार्क में खड़े हो जाएं बॉस के लिए और उनको वो ऐसे आप जो है ना वो लेटर या एप्लीकेशन एक बार पकड़ाएं और बोलें कि पढ़ ज़रूर लें और उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ था, किस वजह से आपको ये जॉब छोड़नी पड़ रही है एंड यू आर नॉट वांटेड टू डू दिस बट मजबूरी के तहत आपको करना पड़ रहा है। ये एक मेरे अंदर से जो है फीलिंग्स जागी, मैंने आपको बताया। तो एनीवे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और भी बहुत से टॉपिक है टू डिस्कस। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा और हम यहाँ पर वारिशा को डिस्कस करें क्योंकि आज उनकी बरसी भी है पीर वारिशा की, तो उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हीर रांझा, इतनी ज़्यादा खिदमात है नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकती। बर-ए-सग़ीर में कितनी आप देखें कितनी कैसी कैसी इनके कैरेक्टर के ऊपर फिल्म्स बनाई गई। ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा डिस्कस भी कीजिए कि हीर रांझा जो थी मूवी वो इंडिया में भी बनाई गई, ठीक है, वारिशा के ऊपर भी फिल्म बनाई गई वहाँ पर, तो वो जो फिल्म बनी थी वो उसी तरीके से थी हीर रांझा जो असल कहानी में जो वारिशा ने लिखी है जैसी? जी फ़िज़ा, आप देखें हीर रांझा जो है ना आफाकी किरदार हैं, यानी पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इसको समझते भी हैं और इसको पसंद भी करते हैं। तो इंडिया की फ़िल्म हीर रांझा भी बहुत बड़ी फ़िल्म थी और पाकिस्तान में भी बड़ी कास्ट की, अगर पाकिस्तान में पंजाबी फ़िल्मों की बात करें तो हीर रांझा से बड़ी फ़िल्म आज तक कुछ बन ही नहीं सकी। आज भी वो रेलिवेंट दिखाई देती है और उसके गाने, सारा माहौल जो खूबसूरत है क्योंकि पीछे कहानी बड़ी ताकतवर है। तो मैं समझती हूँ कि कभी भी जो असल कहानी होती है और फ़िल्म एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आपकी ज़िंदगी पे फ़िल्म बने, मेरी पे बने, तो वो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते जो हमारे दुख होंगे, जो हमारे मसाइल होंगे। इसी तरह क्योंकि लोगों ने 3 घंटे के लिए इंजॉय भी करना है और मसले भी देखने हैं, तो फिल्म में कभी भी आप उसको तो डिपिक्ट कर ही नहीं सकते जो ओरिजिनल होता है। लेकिन इसके बावजूद जो वारिस शाह पे गुरदास मान ने उसमें वारिस शाह का किरदार अदा किया, बहुत आला, घंटे डेढ़ की फ़िल्म है लेकिन बहुत आला उन्होंने बनाई और मलका हांस और सारा वारिस शाह का सफ़र दिखाया। अच्छा, वारिस शाह की तर्ज ज़िंदगी पे मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप रोशनी डालें क्योंकि आज उनकी बरसी भी है। किस तरीके के इंसान थे, क्या सोच थी, क्या करना चाहते थे, किस तरीके से शायर बने? इतना बड़ा इंसान, उन्होंने शादी नहीं की और उनकी कहा जाता है कि उनकी हीर रांझा दरअसल उनकी अपनी कहानी है। हीर रांझा तो 2 किरदार हैं जो मौजूद हैं जंग में, जिनका दरबार भी है, लेकिन उसकी जो कहानी थी वारिस शाह को जितना पता था, पहले भी हीर रांझा की दास्तान लिखी गई लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखी, आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो वारिस शाह की हीर इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि उसके अपने एहसासात उसमें शामिल हो गए और वो जो रचाओ है वो खूबसूरती उसमें आ गई। अब वारिस शाह किसी लड़की को पसंद करते थे, उनकी शादी ना हो सकी उससे, और जिस तरह की समाजी बंदिशें और मसाइल थे वो सारे फिर वारिस शाह ने अपनी कहानी में बयान नहीं किए। वो हीर रांझा की कहानी को पकड़ा, उसमें वो उसके मामलात भी दिखाते गए और साथ दर्द अपना दर्द भी बढ़ते गए। इसलिए ये 2 आतशा कहानी होगी और इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। तो मेरा ख्याल है कि जो फिल्मों के ज़रिए लोगों को दिखाया गया ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। बहुत सारे लोग नहीं जानते उस कहानी को, तो वो कम अज़ कम जानकर वारिस शाह को पढ़ना शुरू करते हैं। इसी तरह हीर गायक जो हैं, जो हीर गाते हैं, इनकी बड़ी खिदमत है। आप देखिए फ़िज़ा, हमारे यहाँ बहुत सारी दुनिया, जब वारिस शाह 18वीं सदी की हम बात करते हैं तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज भी 2 करोड़ बच्चा बाहर है पंजाब का, तो वो लोग जो पढ़ नहीं सकते वो सुन तो सकते हैं, वो बोल तो सकते हैं। तो जब हीर पढ़ी जाती है, हीर में क्योंकि बहुत सारे सबक हैं, मज़हब के हवाले से, रवादारी के हवाले से, इंसानियत के हवाले से और आम जिंदगी के हमारे जो मामलात हैं, तो लोग सुनते हैं, तो वो उस दानिश से वो आगाह होते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बड़ी खिदमत है। और हमारा बाब बुल्ले शाह की बात करें, किसी की बात करें, इनके कलाम को महफूज किया गुलकारों ने, क्योंकि किताबें छपी तो नहीं थी उस दौर में, तो वो महफूज करते गए और बाद में वो पब्लिश हुई। इसलिए हीर जिक्र छेड़ ही दिया, तो मैं चाहूँगी कि हीर को गाया जाए और जैसे दुनिया भर में इसको सुना जाता है और उसकी कैफियत को ऐसे महसूस किया जाता है। तो ज़िशान भाई, हो जाए ज़रा, आप हमें हीर ज़रूर गा के सुनाए अभी।
अव्वल हम्द खुदा दा विरद करिए, इश्क कीता सो जगदा मूल मियाँ। हाँ पहला आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक बने नबी रसूल मियाँ। इश्क फेल है रब दी ज़ात फाइल, आशिक ओस दे सब मफूल मियाँ। है सी इश्क ज़हूर है इश्क सारा, इश्क होसिया सदा मामूल मियाँ। इश्क पीर फकीर दा मर्तबाए, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ। इश्क वास्ते रब हबीब उते आप कीता फुरकान नज़ूल मियाँ। फिर रे रात दा जागना बहुत औखा, रे रात दा जागना बहुत औखा। इको जागदा सख्त बीमार राती, एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला, दूजा जागदा यार दा यार राती। ते एक जागदा चोर पतने उते, दूजा जागदा पहरेदार राती। वारस शामियां सारे सौ जांदे, इको जागदा परवरदिगार राती। वारस शामियां सारे सौ जांदे, इको जागदा परवरदिगार राती। अद्धी राती चा लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमावणे हाँ। इस अंध गुबार वजूद अंदर, शमा इश्क दी चा जलाने आ। इस अंध गुबार वजूद अंदर, शमा इश्क दी चा जलाने आ। बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। हमारे साथ उस्मान जली साहब मौजूद है, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताइएगा कि शेखुपुरा में बारिश शाह का जो मज़ार है उधर क्या इंतज़ामात हो रहे हैं आज के दिन, किस तरीके से वहाँ पर ये जो तकरीबात है उसका निकात कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपको मालूम होगा ये 226वां उर्स है सैयद बारिश शाह का, जिनका मज़ार डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में है, और ये 3 दिन की तकरीबात होती हैं जिनका आगाज़ कल सुबह से होता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसमें
जितने भी ज़ायरीन हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनके आने जाने, रिहाइश, उनके लंगर का, फिर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वॉक टू गेट्स हैं, CCTV कैमराज हैं, सबीलें लगी गई हैं पानी की। इसके अलावा बाकी दीगर जितनी भी सहूलियात हैं वो तमाम मुहैया की गई हैं। कल सुबह खरीद है उनका बाकायदा आगाज है वो डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा इमरान शाहिद इमरान माज साहब ने किया, शेखपुरा, और मज़ार का बाकायदा गुसल और चादर कुशाई करके ये तकारीफ शुरू किया गया। 3 दिन की तकारीफ जो हैं जी, इसमें पंजाब की सकाफत के तमाम रंग मौजूद हैं। जिसमें कल दोपहर में रस्साकशी का एक बड़ा शानदार मुकाबला हुआ। रात को सूफी शायरी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। आज सेकंड डे है जी तकरीब का, और आज दोपहर में एक वॉलीबॉल का मैच है, और रात को इंटरनेशनल लेवल की गायकी का एक कंपटीशन होगा, जिसमें बहुत दूर दराज से लोग हिस्सा भी लेने आएंगे और शायरीन की भी बड़ी तादाद इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उस्मान साहब जी, मुझे ये भी बताइएगा कि कल थर्ड डे में जी एक कबड्डी मैच होगा, और बाद में रात को इसकी तकरीब होगी सूफी गायकी के शो पर। अरे वाह, ये वाह, कितनी दूर दूर से लोग आए हैं इस मज़ार पे स्पेशली हाजिरी देने के लिए? इसमें हर साल हजारों लोग आते हैं, बाहर की कंट्री से लोग आते हैं, पाकिस्तान में दूर दराज से, सिंध से, बलूचिस्तान से भी लोग आए होते हैं इसमें। वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया और आपने हमें वहाँ से जिस सिचुएशन है उससे आगाह किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। हम वापस आएंगे अपने सेट पे। और सुगरा जी, मैं ये बात करना चाहूँगी कि अमृता प्रीतम ने पीर वारिस शाह के लिए जो कहा था वो क्या कहा था, ज़रा बयान कीजिए। मैं वो 2-3 लाइनें सुनाती हूँ, लेकिन मैंने अभी जो वारिस शाह के हवाले से देखा कि आपने सकाफ़ती हवाले से पूछा, तो फ़िज़ा हमारे जो सूफ़ी हैं सारे वो सकाफ़ती हीरो हैं हमारे, कि जब आपके ये चैनल्स नहीं होते तो वहाँ महफ़िल गज़ल भी होती थी, ड्रामा भी होता था, थिएटर भी होता था, कव्वाली होती थी, म्यूज़िक होता था, और ये सारी चीज़ें इंसान के एहसासात को, जज्बात को एक रिफ़ाइन करती हैं, और इंसान बनता है। अगर आप हंसते नहीं, रोते नहीं, तो आपके अंदर एक प्रेशर कुकर बनता है, वो फट जाते हैं। और इन सूफियों को, ये हमारे बाबा वारिस शाह हमारा नफ्सियात दान है, डॉक्टर है, जिन्होंने बताया कि हंसो, खेलो। अब ये जो भी वहाँ पे बात कर रहे थे उस्मान साहब कि इन्होंने जो हमारी रीजनल गेम्स हैं पंजाब की, उनको कबड्डी और बाकी करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इनको शाबाश देती हूँ कि हमें अपना असल पंजाब सामने लेकर आना है। पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, इसकी ज़बान छीन ली आपने इसकी ज़बान को, बिल्कुल ये मेन कल्चर है, अगर बिल्कुल कल्चर है। तो ये और ये मैं कहती हूँ दुनिया में जो पहली इंसान था वो भी पंजाब में आया, क्योंकि पंजाब एक दरियाओं की सरजमीन थी। टेक्सला की यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। तो हमारी जो साथ ये ज्यादती है, इसको हम चाहते हैं आपके चैनल के थ्रू कि ये ख़त्म की जाए। अच्छा, और हमारी सकाफत को सामने लेकर आए। पड़ी है, उसके बाद जब वापस आएंगे आपने मुझे ये प्रीतम वाला किस्सा सुनाना है कि उन्होंने क्या कहा था वारिस शाह को। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। और हम यहाँ पर ऐसे ऐसे उनके किस्से डिस्कस कर रहे थे, और हम उनकी जो शायरी है उसको भी हम एक एक बोल, एक एक लफ्ज़ दूसरे शेर पे भारी। क्या बात है, क्या पर्सनालिटी पीर वारिस शाह। अच्छा, मैं बात फिर वही करूँगी कि प्रीतम ने क्या कहा था वारिस शाह को, तो प्लीज़ आप दीजिए। जी फ़िज़ा, मैं बात उसी तरफ आ रही थी जब ब्रेक से पहले कि पंजाब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका भी हमें देखना चाहिए, और हमारी ज़बान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से बहुत सारी चीज़ें छीन ली गई, हमारे दरिया बेच दिए गए पंजाब के, जिसकी वजह से पंजाब को बड़े मसाइल का सामने। आज हर बंदा पंजाब को गाली देता है, लेकिन पंजाब की कुर्बानियों की बात नहीं करता कि पंजाब ने हमेशा दूसरों का साथ दिया। अब मैं और आप कितना इस्तेसाल कर रहे हैं, हम 4-4 नौकरियाँ करके कमाते हैं ना, बिजली के बिल देते हैं, हर तरह से इस मुल्क की खिदमत करते हैं, लेकिन पंजाब को पीछे धकेला जाता है, बड़ा भाई बनाकर हमेशा कुर्बानी मांगी जाती है। तो इस सिंपली जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये थी कि पंजाब के मसाइल को भी समझा जाए
इसकी आइडेंटिटी को, इसकी शनाख्त को ख़राब ना किया जाए। और वारिस शाह के हवाले से वारिस शाह को पुकार कर, क्योंकि वारिस शाह एक दर्दमंद शायर था, तो अमृता प्रीतम जो थी, आपको पता उनका ताल्लुक लाहौर से, गुजरांवाला से था। लाहौर में वो रेडियो पे काम करती थी। 16-17 साल की जब वो यहाँ से गई तो वो इतना दुख था उनको कि सारी उम्र वो वापस नहीं आई, इसलिए वो कहती थी मुझे बर्दाश्त नहीं दोबारा वहाँ से आने का दुख हो सकता। तो उन्होंने एक नज़म लिखी थी जब ये कि तकसीम के वक्त जो पंजाबी मरे हैं, आपको पता है 20 लाख पाकिस्तान पंजाबी दोनों तरफ मरा है, तो वो एक इतना अजीब व गरीब किस्म का मंजरनामा था। तो उन्होंने वारिस शाह को पुकार के कहा कि ये जो दुख है हमारा, अज आखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं कहंदियां तेनू, अज लखां धीआं कहंदियां तेनू वारिश किधर, मैं भूल गई हूँ, है। तो मैं मेरे पास है, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। कभी कभी होता है इंसान, जब जिक्र हमने किया उनकी नज़म का और छोटी उम्र का तकाज़ा, हाँ जी, बात की, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहण, वे दर्दमंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां अज लहू दी भरी चनाब। तो ये वारिस शाह के लिए उन्होंने कहा था कि अज लखां धीआं रोंदियां, तो मैं कहूँगी कि अज लखां मावां रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहण। अब देखें हमारे पाक फ़ौज के कितने बच्चे रोज़ाना वज़ीरिस्तान में, बलोचिस्तान में शहीद होते हैं, और माएँ 22 साल का, 20 साल का बच्चा, और ये कोई आम बात नहीं, आप समझते हैं। इसी तरह पंजाबियों की लाशें यहाँ पे आ रही हैं, तो इस पे मैं समझती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि यहाँ की माएँ भी बड़ा दर्द झेल के बच्चे पैदा करती हैं, वो मरने के लिए पैदा नहीं करती हैं, तो पंजाब को उसका हक देना चाहिए। क्या बात है जी, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे यहाँ पर पीर वारिस शाह का कलाम, अगर आप हमें पेश कर सकें। वारिस शाह पंजाबिया दा हीर जो है, सोनियों दी जग नालो हीर जो है, शेर सुखन दा होया पैगंबर, लाल अली दा वली सच्चा, वारिस पीर मेरा, वारिस पीर मेरा, सोना पीर मेरा, वारिस शाह पंजाबियां दा पीर जो है। सूफी साधु संत फकीर उचेराए, पीरां विचों वारिस पीर उचेराए, गले ओदी लोहे ते लकीर जो है, कलम ओदी नंगी शमशीर जो है, शेर सुखनदार होया पैगंबर, लाल अली दा वली सच्चा, वारिस पीर मेरा, वारिस पीर मेरा, सोना पीर मेरा, वारिस शाह पंजाबियां दा पीर जो है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, और 80% लोग जो हैं वो शिकार हैं डायबिटीज़ के, बहुत बुरी तरीके से। पाकिस्तान में तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हर घर में अगर रहने वाले 10 अफराद हैं तो उनमें से 7 लोगों को शुगर होती ही होती है, या फिर 6 लोगों को। तो फिर ये जो डायबिटीज़ के बारे में अगर आप बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मिथ्स बहुत हैं, और ट्रीटमेंट की तरफ जाते वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यू नो वाई? बिकॉज़ क्योंकि ये जो मिथ्स हैं इसकी वजह से वो उन चीज़ों के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं जो लोग कह रहे होते हैं। डायबिटीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपने अपना ख्याल रखना है, आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मगर वो सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी और क्या सच है क्या गलत है, जो मिथ बनाई हुई है लोगों ने, आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई सीवियर मसला है, क्योंकि आज मेरे पास बहुत स्पेशलिस्ट जो है पर्सन आए हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर अली रज़ा नकवी साहब, जिनका टाइम हमने यहाँ पर मधु किया है। एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे हैं, और एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सारे डायबिटीज़ के जो है ना वो इन एंड आउट सारी बीमारियों को बाहर निकाल के रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो डायबिटीज़ है क्या ये रिवर्स बैक हो सकती है, वापस ठीक हो सकता है सब कुछ सिस्टम? अरे इसमें जब हम डायबिटीज़ रिवर्सल की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल,
क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट के अंदर इंसुलिन तो काफ़ी मकदार में होती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको आखिरी कुछ महीनों से उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और उनको ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, HbA1c लेस दैन 6.5 है। लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि उनको डायबिटीज़ 10-12 साल से है, जो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती हैं डायबिटीज़ की वजह से, इसलिए हमें उनके किडनी को मॉनिटर करना पड़ता है, उनकी रेटिनल स्क्रीनिंग लाइक आई टेस्ट रेगुलरली करने होते हैं। इस वजह से जो टर्म है डायबिटीज़ रिवर्सल वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो डायबिटीज़ है कम्प्लीटली रिवर्स होगी और कभी वापस नहीं आएगी। इसके जो हम टर्म दूसरी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ रिमिशन। इसका मतलब है कि 3 माह के अंदर आपकी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है और आप कोई भी मेडिकेशन या इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा। और अब आपकी जो डायबिटीज़ है, यानी कि जो डायबिटीज़ की वजह से जो मसले होंगे, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डायबिटीज़ आपको दोबारा नहीं होगी। और कुछ लोग जो ये रिमिशन में कुछ महीनों के लिए रहते हैं, कुछ साल डायबिटीज़ रिमिशन में रहते हैं। तो जो टर्म हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इस कॉल्ड डायबिटीज़ रिमिशन। अच्छा, अब अगर डायबिटीज़ हो गई है तो वो लोग कौन से ऐसी जो मुनग़्ग़न ग़िज़ा है, रोटी है, सब्जियां हैं, या कौन से ऐसे खाने जो हैं वो खा सकते हैं? सबसे पहले तो रोटी बता दीजिए। हाँ जी, रोटी के अंदर तो शुगर होती है। देखें जी, ये क्वेश्चन जो नॉर्मली जब भी हम क्लिनिक करते हैं तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट आस्क करते हैं, हम क्या खाएं। और आप यकीन माने, मैंने इंग्लैंड में 18 साल काम किया है, तो उधर ये नॉर्मली ये क्वेश्चन लोग नहीं वाई, बिकॉज वहाँ पे तो गोरे आपको पता है स्टीम फिश बना लेंगे, ग्रिल्ड चिकन खा लेंगे, सैलड्स खा लेंगे, ब्रोकली खा लेंगे, और वहाँ पे हर चीज़ इस तरह की दस्तियाब भी बहुत ज़्यादा है, आइसबर्ग खा लेंगे। और दूसरा जो उनकी हेल्थ एजुकेशन है और डायबिटीज़ अवेयरनेस है, तो उन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूँकि हमारा इस कदर हेल्थ एजुकेशन नहीं है, तो ये ऑब्वियसली लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या खाएँ। तो मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि आपको जो ऑब्वियस शुगर वाली चीज़ हैं, जैसे चीनी, चाय में चीनी है, आप केक खाते हैं या जो इस तरह की बेकरी, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, और ये अनाज, आटा, चावल, रोटी, ये ऑब्वियसली ये मैं इनको बंद करने का नहीं कहता, ठीक है, बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि देखिए एक चपाती जो नॉर्मल साइज़ की चपाती है, इसमें अबाउट 15 to 20 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट लेने ही है, ठीक है। और चपाती में वो फ़ायदा ये होता है कि इसमें फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इसको हम बंद नहीं कर सकते। आप बिल्कुल पेशेंट्स को कहते हैं कि आप रोटी खा सकते हैं, रोटी बिल्कुल खा सकते हैं, और स्पेशली जो टाइप 1 डायबिटिक है, जिनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती, उसमें तो हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद नहीं करते। टाइप 2 डायबिटिक में हम अगर हमारा जो प्लान हो, इट डिपेंड्स ऑन कि हम उनको क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो डायबिटीज़ रिमिशन में चले जाएं, तो उसके लिए हम उनको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एडवाइस करते हैं। जैसे लो कार्बोहाइड्रेट मीन्स अबाउट 120 to 140 ग्राम्स इन अ डे, ठीक है। और अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर समटाइम्स हम 50 ग्राम्स अ डे करते हैं। और आप देखें जो एक चपाती है उसमें 15 ग्राम होती है, ठीक है, लेकिन हमें फिर बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। चावल का भी बता दीजिए साथ के। चावल के बारे में कहते हैं कि चावल खा खा के तो शुगर हुई थी, अब चावल खाना है तो चावल भी मना करवा देते हैं घर में, तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं चावल के लिए। चावल भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है इट मैटर्स, ठीक है। आप डेफिनेटली चावल खाएं, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है बॉडी में। बिल्कुल, चावल में भी शुगर कंटेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट है ना, इसे आप साइलेंट शुगर कह लें, ठीक है। आपको टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ऑब्वियसली इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। हाँ जी, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फ्रेश चावल लेंगे, ठीक है, तो उसमें जो आपका ग्लूकोज कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे उसको रीहीट किया है ओवन में, तो उसमें नॉर्मली जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कम होती है। तो अगर आप चावल बहुत अच्छे लगते हैं तो ये प्रेफरेबल है कि आप नेक्स्ट डे खाएं और जो ताज़ा चावल ना खाएं। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं तो क्या वो वेट लॉस कर सकते हैं उसके साथ साथ इफ देयर पेशेंट? डेफिनेटली, आई मीन जो डायबिटीज़ रिमिशन है ना, उसमें जो हम डायबिटीज़ रिमिशन कैसे होगी, उसके लिए एक ही फार्मूला है और वो है आपने वेट लूज़ करना है। और जो एविडेंस और रिसर्च कहती है कि हमने
अगर कोई पेशेंट 15% तक वेट लूज़ कर ले तो वो डायबिटीज़ रिमिशन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 100 किलो का पेशेंट है और उसका वज़न 100 किलो है और वो 85 किलो तक अचीव कर लेता है तो वो नॉर्मली वो डायबिटीज़ रिमिशन में चले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनकी डायबिटीज़ की वजह से अब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मसले वो नहीं होंगे। अब वेट लूज़ करने के लिए डिफरेंट टेक्निक है तो आई वुड से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, तो एक्सरसाइज तो आपने करनी है। अब जब मैं एक्सरसाइज कहता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कि शाम की चाय के बाद 10 मिनट लॉन में वॉक कर ली तो ये चहलकदमी कर ली, तो हम इसे एक्सरसाइज नहीं कहते। आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपने जो एडवाइजेबल है कि आपने हफ्ते में 150 मिनट्स, ठीक है, इतनी आपने एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो और आप आउट ऑफ ब्रेथ हो, आपको सांस आए, ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के लिए एक छोटी सी टिप भी, क्योंकि आपने बोला ही था, तो ख़ासतौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि मेरी अम्मी, मेरी फैमिली में शुगर की बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हमने देखें। तो अच्छा, ये एक राउंड सर्कल आप देख रहे हैं, पास कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, इसको ज़रा दिखा दूँ मैं। ये एक मैंने सर्कल बनाया, आप इसमें मुझे सही गलत का भी पहचान करा सकते हैं। तो एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है इस लेवल पे, उसकी ये एक्सरसाइज है सारा दिन की। ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपने एक्सरसाइज का नहीं करना, बस दिस इज़ इनफ टू डू द हाफ सर्कल ऑफ द एक्सरसाइज। अगर यही आप एक्सरसाइज इसी रिवर्स के साथ इतना इतना और इतना सा भी अगर आपने सिर्फ गैप लिया और दोबारा आप एक्सरसाइज की इस लेवल पे आते हैं, तो शुगर पेशेंट के लिए बड़ा ये हार्ट के लिए भी गलत होता है, उनका दिल भी सही काम नहीं करता, उनकी ऑक्सीजन भी सही नहीं होती है। ये इस तरीके से चार्ट बना के मुझे एक डॉक्टर ने मेरी अम्मी के लिए समझाया था। इसमें क्या सही है क्या गलत है बता दीजिएगा। अच्छा, कि बस एक्सरसाइज जो करनी है, अगर एक राउंड सर्कल है तो उसका एक हाफ पोर्शन से भी हाफ पोर्शन करनी है, जो उसका बाकी का पोर्शन है पूरा राउंड सर्कल का, वो एक्सरसाइज पार्ट नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ और आप अपनी डाइट कंट्रोल करें या फिर अपनी वॉक रखें, इस तरह वाली चीज़ बोलें। आई थिंक अच्छा, उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है अच्छा, कि एक्सरसाइज जो इस आप कह लें कि इस वन ऑफ द पार्ट जिसमें आपने वेट लूज़ करने में हेल्प करता है। हम ये कहते हैं कि बंदा सिर्फ एक्सरसाइज ही करता रहे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वेट लूज़ करेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट है, ठीक है। आप कह लें कि एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने कोई हफ्ते में 150 मिनट्स प्रॉपर कार्डियो एक्सरसाइज की तो मे बी आप रोज़ के 400-500 कैलोरीज बर्न करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बहुत अहम है जो कि हम लोग नहीं करते, कि हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वो बहुत लाजमी है, जिसमें जैसे वेट लिफ्टिंग है, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा, उसमें चाहे मेल हो या फीमेल पेशेंट हो, उनको ये करनी ही चाहिए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ जो मसल्स की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है खास तो इसके बाद, कोई नहीं है, ठीक है, और वो हम करते नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक डॉक्टर साहब, एक आम आदमी जो है वो सारा दिन में कितनी कोई शुगर जो है वो ले सकता है? अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, हाँ जी, वो कितनी कोई शुगर सारा दिन में ले सकता है? कितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है, नीड है? देखिए जी, जो हम कहते हैं जी लो कार्ब डाइट, उसमें हम कहते हैं जी अबाउट 140 ग्राम्स तक, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं जो अपनी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप देखें जो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, हम तो सुबह पराठा खाते हैं या ब्रेड लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। हमारी जो चाय है वो भी बेसिकली उसमें दूध ही होता है और चाय यानी कि कम ही होती है, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ब्लैक कॉफ़ी तो हम बहुत कम लोग पीते हैं, तो हमारी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 400-500 ग्राम तो लोग नॉर्मली इतनी लेते ही हैं, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, जो डेफिनेटली ज़्यादा है, ठीक है। एक बैलेंस डाइट के लिए हमें ऑब्वियसली कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स भी लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, ठीक है। हमारे हर खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। आप जैसे आपने वेस्ट में कर लें, उनमें कुछ जैसे उनके लंच है वो सिर्फ चिकन ले लेंगे, सैलड ले लेंगे, तो उनकी कार्ब्स बहुत कम है। इसलिए उधर जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है वो बहुत कम है वेस्ट में, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज हम बात करें डायबिटीज़ के ऊपर, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं है तो आप कितनी मिकदार में क्या चीज़ें खा सकते हैं जिससे आपको डायबिटीज़ ना हो। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर, और हमारे साथ ज़बरदस्त डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो मैं अभी आज ये भी जानना चाहूँगी कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ये क्या सही होती है शुगर के लिए? जी,
इंटरमीडिएट फास्टिंग डेफिनेटली हेल्प करती है, ठीक है, और डायबिटीज़ मिशन के लिए ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब डायबिटीज़ मिशन के लिए लोग डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, कुछ कीटो डाइट लेते हैं। मगर ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए आप बता रहे हैं, जो पेशेंट हर नहीं, कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। ये वेट लूज करने में इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है, कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है, ठीक है, क्योंकि देखिए जी इसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, इसके पीछे मैकेनिज्म है कि जो हम नॉर्मली एनर्जी यूज़ करते हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट से यूज़ करते हैं सबसे पहले, ठीक है, जो कि कुछ टाइम के बाद ही ख़त्म हो जाती है। जब हम फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम अपनी जो फैट मोबिलाइजेशन होती है और हम अब जो एनर्जी है वो फैट से और प्रोटीन से लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये होता है कि हम चूँकि फास्टिंग करते ही नहीं हैं, ठीक है, हम रात का खाना खाया, सुबह हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, तो उसमें हमने हमेशा जो एनर्जी है वो अपने ग्लूकोज से ही ले रहे होते हैं, तो हमने कभी एनर्जी अपनी फैट से लेते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वेट लूज़ करने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। अब लोग इसकी डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसमें जो विंडो है वो 6 घंटे की रखते हैं और 18 घंटे फास्टिंग करते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब लोग कहते हैं कि वो फास्टिंग करते हैं तो वो चाय पीते हैं, चाय में मिल्क होता है, ठीक है, कोशिश करें अगर आपने चाय पीनी है तो ब्लैक टी लें या कॉफ़ी पी लें, ठीक है। इसमें प्योर फास्टिंग है, इसमें आपने कोई कार्ब्स नहीं लेने, ठीक है, कोई प्रोटीन लेनी है, आपने सिर्फ पानी पीना है या कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, लिक्विड में बिल्कुल ले सकते हैं। और 6 घंटे जो आपका इंटरवल होगा उसमें ऑब्वियसली आप खा सकते हैं, और एडवाइजेबल तो यही है कि उसमें जो हाई न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं वो लें, ठीक है, कोशिश करें कि कार्ब्स उसमें कम ही हो। तो लोग नॉर्मली इंटरमीडिएट फास्टिंग से इजीली 8 to 10 किलो लूज़ करते हैं, ठीक है, अरे वाह, और शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, और शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल होती है, क्योंकि शुगर का जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसका ये इस लिंक्ड विद वेट, ठीक है, तो अगर आप वेट लूज़ करेंगे तो डायबिटीज़ रिमिशन में चली जाएगी, ठीक है। जो फल फ्रूट्स होते हैं, सुनने में आता है कि अगर ये इस्तेमाल करें तो ये जो हमें स्वीटनर्स हैं, ये नेचुरल स्वीटनर्स हमारी बॉडी को जा रहे हैं, इसमें इतना हार्म्स नहीं है, इतना नुकसान नहीं है, इस बात की कितनी सच्चाई है? आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि जो देखें जी फल ऑब्वियसली बहुत अहम है, ये एक इनमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और इसमें वाइटामिन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन हमने ये देखना है कि हम जो स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो फल अगर लेते हैं तो वो एक ख़ास क्वांटिटी में लें, ये नहीं कि वो मतलब 1 किलो आम खा रहे हैं, ठीक है, और आम ले सकते हैं लेकिन उसकी एक खास आम, केला, अंगूर, सब कुछ ले सकते हैं। चीज़ों में तो शुगर भी ज़्यादा पाई जाती है। जो फूड है, जो फ्रूट है जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे अंगूर हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, आम हो गया, ये आप ले तो सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में लें। और इन कंपैरिजन अगर आप एप्पल ले लें, ठीक है, उसमें भी अबाउट 15 ग्राम्स कार्ब्स होते हैं, ठीक है, आप आड़ू ले सकते हैं, आजकल आड़ू आए हुए हैं, अमरूद ले सकते हैं, ठीक है, तो आप फ्रूट्स लाजमी लें। और इधर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग का जो मिसकॉन्सेप्ट है कि वो जूस को बहुत हेल्दी समझते हैं, ठीक है, जूस तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, चाहे कोई डायबिटीज़ है भी है या नहीं भी है, कि जूस के बहुत नुकसान है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको ऑरेंज जूस पसंद है तो आप 10 ऑरेंजेस का एक छोटा सा ग्लास पीते हैं, लेकिन आप कभी 10 ऑरेंजेस खा नहीं सकते, आप 1 या 2 ऑरेंज खाएंगे तो आपको फीलिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। जूस के लिए आप फिर दोबारा रिपीट कर दें जो कह रहे हैं। जी, जूस तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अच्छा। मैंने अक्सर देखा कि जो हमारे फाइबर के बगैर फल का रस नहीं पीना चाहिए ना, वहाँ से शुगर पैदा भी होती है डॉक्टर साहब, क्या बॉडी में वहाँ से शुगर पैदा भी होती है? बिल्कुल, देखें ना, आपने मैंने ये जैसे एग्जांपल दिया ना, आपने अगर 10 ऑरेंजेस का एक ग्लास बना लिया, ठीक है, और उसमें ना तो फाइबर्स हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ मीठा है, आप मीठा पी रहे हैं, ठीक है, चीनी पी रहे हैं, ठीक है, उसके बजाय अगर आप 1 या 2 किनू खा लें या ऑरेंज खा लें, ठीक है, तो ये, लेकिन मैंने देखा लोगों का समझाने वाली चीज़ है। हमारी तो लाइफस्टाइल ऐसे बन गया कि रात को ड्राइव पे निकले बच्चों के साथ तो बच्चों को भी पिला रहे, खुद भी जहर पी रहे हैं, मतलब जहर वाली चीज़ हो गई ना। देखें जी, हमें अगर आपको डायबिटीज़ है भी है नहीं भी है, लेकिन जूस को अवॉइड करना चाहिए, फाइबर के बगैर ब्लेंड करके उसको पीना है तो वो बात पीना चाहिए। देखिए, आप जब भी उससे करेंगे तो उसमें फाइबर्स तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, दूसरा उसमें ग्लूकोज का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ जो है, हिकमत में तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं इस चीज़ को, मगर आप डॉक्टर्स क्या कहते हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा, कि दूध के अंदर किसी भी फल को ग्राइंड करके नहीं पीना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो कहते हैं सख्ती से मना है कि किसी भी दूध में किसी फल को अगर आप ग्राइंड करके पीते हैं, इसका मुतंजन और शेक बना के, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। दूध और फल को साथ इकट्ठा ग्राइंड नहीं कर सकते। अब इसकी क्या मिथ है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस बारे में, क्या ये रियली अनहेल्दी है? हम तो बच्चों को भी शेक पिला रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। देखिए, इसके बारे में तो ऑब्वियसली हकीम साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरा तो नहीं ख्याल कि देखिए जो दूध है उसमें भी कार्ब्स हैं, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जैसे कैल्शियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मली कार्ब्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स भी दूध में होती है, ठीक है,
तो दूध हेल्दी है, लेकिन अगर आप एक खास क्वांटिटी में लें, उसमें अगर फ्रूट्स ले आपने कर दिया तो वो एक किस्म जूस बन गया ना, आपने मिल्क शेक ले रहे हैं तो शायद इसलिए मना करते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि क्यों, लेकिन आप ये है कि आप मिल्क शेक भी अगर आपने पीना है तो मैं एडवाइजेबल का ना पिए, ठीक है, वो भी जूस की तरह की जूस की तरह की फॉर्म है, शायद इसी वजह से। हाँ देखें, अभी हमने लॉजिक पे बात की तो निकल आई कि बात ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हम शेक वेक बना के पीते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं। और चीनी से बचने के लिए लोग ज़्यादातर ये शहद और खजूर का इस्तेमाल कर लेते हैं। चाय में शहद डाल देंगे, ठीक है, खजूर खा लेंगे, मीठे में खजूर काट के डाल देंगे, सैलड्स में भी डाल देंगे फ्लेवर के लिए, तो उससे तो शुगर तो नहीं होती है? नहीं, ऑब्वियसली शुगर तो होती है, ठीक है, खजूर में भी शुगर होगी, शहद में भी शुगर होगी, लेकिन कम होगी, ठीक है। और इधर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है, इधर मैं ये आई थिंक आपने अच्छा किया, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसको भी हम ना मना करते हैं, हम नहीं समझते कि ये ठीक है। क्यों? ये इसमें देखें, इसमें शुगर तो नहीं होती, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि इसमें अगर आप रेगुलरली यूज़ करें तो फिर आपका कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, और आपको मैं बताऊं कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये इंग्लैंड में अवेलेबल नहीं है, उधर आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हेल्थ है उधर वो NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, तो उन्होंने उसको मना किया कि आप जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो नहीं यूज़ कर सकते। इधर पाकिस्तान में मैंने देखा कि अक्सर लोग यूज़ करते हैं, तो हम इसे मना करते हैं। अगर आपको मीठे की इतनी ही तलब हो रही है तो आप कुछ ले लें, और जैसे एक बड़ा अच्छा आप जैसे बताएं फ्रूट ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी रहनुमाई की, हमें गाइड किया। आपसे फिर मुलाकात करूँगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज के लिए इधर तक ही, खुदा हाफिज़। थैंक यू।